तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर 4 के बारे में। और दोस्तों पेपर 4 जिसका विषय है प्रेमचंद और ये आपका वैकल्पिक विषय रहने वाला है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण पेपर को ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसका एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका था, लेकिन मुझे लगा कि कई चीज़ें नई जुड़ गई हैं आपके सिलेबस में, और इसलिए मैंने लॉन्च कर दिया है आपके पेपर 4 का न्यू वर्जन वीडियो। यानी कि इस वीडियो में आपको अपडेटेड प्रश्न, कई नए प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो पेपर 4 का विषय प्रेमचंद है, ठीक है, पेपर 4 की फिर कहीं से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ये एक ही वीडियो में अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में ये एक प्रकार से 100% परिपक्व है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की, जो कि है कर्मभूमि की कथा वस्तु लिखकर उसकी विशेषताएं समझाइए। यानी कि कर्मभूमि उपन्यास है, उसकी हमें कथा वस्तु लिखकर उसकी विशेषताओं को समझाना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, जो कर्मभूमि उपन्यास है ये 1932 में लिखा गया और इसकी जो भाषा है वह यथार्थवादी भाषा है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो मुंशी प्रेमचंद विषय ही है, तो फिर आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि इसे प्रेमचंद जी ने ही लिखा है। आंसर में हम लिखेंगे जिस समय इस उपन्यास की रचना की गई, यानी कि ये उपन्यास जिस समय लिखा गया, देश में स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा और स्वदेशी के आंदोलन एवं सत्याग्रह जोर पकड़ रहे थे, जिससे चारों ओर त्याग एवं समाज की जागृति की लहर फैली हुई थी। कर्मभूमि में प्रेमचंद का उद्देश्य जन सेवा में रत व्यक्ति के चरित्र का क्रमिक विकास दिखाना है। अब यहाँ पे आगे देखिए, कथानक का प्रमुख नायक जो है वो अमरकांत है और नायिका है वो है सुखदा, तथा अन्य सभी पात्र जन सेवा और त्यागमय जीवन का क्रमिक विकास करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। मतलब धीरे धीरे इस उपन्यास में पात्रों का विकास होता है। अब बात करते हैं आगे, कर्मभूमि का कथानक सुखांत है। यानी कि इसमें क्या होता है, जब अंत होता है तो एक प्रकार से सुखांत है कथानक। सुखांत का मतलब ये मान लो कि जैसे कोई पिक्चर चलती है तो उसमें एक खुशी खुशी यदि अंत होता है तो उसे कहते हैं सुखांत, यदि दुख के साथ अंत हो तो उसे कहते हैं दुखांत। तो ये मान लो कथानक की मूल कथा के आधार पर गांधीवादी राजनीतिक आंदोलन है। अभी ये कीड़ा परेशान कर रहा है, मैं मारना नहीं चाहता साले को, केवल हवा से उड़ा देना चाहता हूँ, लेकिन साला पता नहीं क्या कर रहा है। कथानक की मूल कथा के आधार पर गांधीवादी राजनीतिक आंदोलन है। गांधीवादी अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित राजनीतिक आंदोलन की सफलता सिद्ध करना प्रेमचंद का प्रमुख उद्देश्य है। नायक की पत्नी जो सुखदा है वह भी जन सेवा के क्षेत्र में कूद पड़ती है। उसने गरीबों के मकान के लिए भूमि का जो आंदोलन चलाया था उसमें नैना के बलिदान से सफलता मिलती है। यानी कि एक प्रकार से इन्होंने जो भूमि का आंदोलन चलाया था उसमें नैना के बलिदान से सफलता मिल जाती है। अब आगे हम पात्रों की बात करेंगे तो इसमें नैना कौन है, सुखदा कौन है, अमरकांत कौन है, ये सब अपन थोड़ी बहुत आगे चर्चा कर लेंगे। किसानों के सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप सरकार झुकती है। एक प्रकार अंत में क्या होता है कि किसानों के जब सत्याग्रह रहता है और असहयोग आंदोलन रहता है तो इसके कारण जो सरकार है वो झुक जाती है। कर्मभूमि के कथानक का विस्तार शहरों और गांवों तक का विस्तार पाया जाता है। इसमें यहाँ पे पा जाता लिखा है, पाया जाता है। मुख्य कथा के साथ साथ 6 कथाएं और चलती हैं, सह कथाएं चलती हैं, 6 कथाएं नहीं, और भी कई सारी सह कथाएं चलती हैं और प्रासंगिक कथाएं भी चलती हैं जो मुख्य कथा को गति देने का काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं मुख्य कथा की। यदि तुम लोग ये मुख्य कथा समझ गए ना, एक प्रकार से मैं ये मुख्य कथा में आप लोगों को सार बता रहा हूं कि आखिर उपन्यास में हुआ क्या। तो दोस्तों मुख्य कथा में क्या होता है, जो अमरकांत है और उसकी पत्नी रहती है सुखदा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ये ब्लर हो रहा है यार, इसको क्या करें यार। हाँ, तो एक है अमरकांत, ठीक है, ये इसका नायक है कहानी का, ठीक है, अमरकांत, और उसकी पत्नी है वो है सुखदा।
तो इन दोनों की एक प्रकार से ये मान लो पत्नी है तो फिर शादी हुई होगी। तो अमरकांत घर से एक प्रकार से उपेक्षित है, यानी कि घर से इसकी उपेक्षा की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो अमरकांत है उसका व्यक्तित्व विकासशील है, जो चरखा कातने को आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा साधन मानता है। तो एक प्रकार से ये चरखा भी काटता है और इस चरखा मतलब इसको कातने को ये कहता है ये आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा साधन है। और आगे इस मूल कथा के साथ कई सहकथाएं भी मूल कथा के साथ एक रस्ता के साथ आगे बढ़ती हैं और इसके साथ कई सह कथाएं भी बढ़ती हैं, मतलब जो मेन कथा है उसके साथ कई और कथाएं भी बढ़ती हैं, जैसे सलीम की कथा हो गई, नैना की कथा हो गई, मतलब ये कथाएं भी बढ़ती हैं। नायक के पिता हैं अमरकांत के पापा, उनका नाम है समरकांत। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इनके पापा का क्या नाम है? समरकांत। ये प्रश्न भी मतलब पूछ लिया जाता है कि अमरकांत के पिता का क्या नाम है, तो समरकांत। और अच्छा है प्रेमचंद जी इसके लिए बहुत शानदार रहते हैं कि अमरकांत समरकांत, बिल्कुल इजी। तो जो नायक के पिता जो समरकांत है वो है जो मतलब ये रहते हैं, ये एक प्रकार से काले धंधे में संलग्न है। ये काला धंधा समझते हो, काले धंधे में क्या है संलग्न रहते हैं। पर अमरकांत उनके काले व्यापार में उनकी सहायता नहीं कर पाता है। अमरकांत इसलिए इनकी सहायता नहीं करता है क्योंकि ये जो है ये काफी शानदार पात्र है, ठीक है। एक प्रकार से ये मान लो कि ईमानदार पात्र है अमरकांत। उसमें देशभक्ति और जनसेवा की भावना है। अमरकांत में देशभक्ति है और जनसेवा की भावना है। सुखदा से भी उसका तनाव बढ़ जाता है। अब पत्नी से भी उसकी खींचतान उसकी बढ़ जाती है अमरकांत की। पिता से विवाद के कारण वह घर से अलग रहने लगता है। अब पापा से उसकी लड़ाई है क्योंकि पापा काले धंधे में संलग्न है, तो ये अमरकांत को रास नहीं आता है। तो फिर ये क्या करता है, ये घर से अलग रहते मतलब घर से अलग रहने लगता है। अब मैं घर में नहीं रहूंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है। तो जो एक प्रकार से आगे रहता है कि सकीना के प्रति आकर्षण और अपनी पत्नी के प्रति विराग से अमरकांत घर छोड़कर चला जाता है। अमरकांत का एक प्रकार से आकर्षण जाता है वो सकीना के प्रति जाता है और अपने पत्नी जो सुखदा है उसके प्रति एक प्रकार से उसका विराग हो जाता है। ये मान लो कि विरह हो जाता है और इसके कारण वह घर है वह छोड़कर चला जाता है। वह जो अमरकांत है वह भटकता हुआ गांव में पहुंचता है जहां मुन्नी पहले से ही थी। यहाँ से अमरकांत के चरित्र का विकास होता है। अब जब वह घर छोड़ता है तो यहाँ से उसके चरित्र का विकास होता है। वह किसान आंदोलन से जुड़ जाता है। इसके बाद जो अमरकांत है वह किसानों के जो आंदोलन है उससे जुड़ जाता है और किसानों के पक्ष में जेल जाता है। अब ये किसानों के पक्ष में जेल भी जाता है, तो किसान आंदोलन में जुड़ा और फिर अब भाई जेल भी चला गया। तो इस कथानक की जो नायिका है वो सुखदा है। सुखदा के जीवन में भी परिवर्तन आता है। वह हरिजनों को मंदिर प्रवेश कराकर सुखदा क्या करती है, बाद में हरिजन को मंदिर प्रवेश कराती है, जो उस समय बहुत बड़ी बात है। नगर की नेत्री बन जाती है, मतलब एक प्रकार से नायिका बन जाती है। गरीबों को म्यूनिसिपैलिटी के मकानों के लिए भूमि दिलाने के आंदोलन में वह जेल भी जाती है, तो उसकी पत्नी भी जेल जाने लगी। अब नायक और नायिका दोनों के आंदोलन सफल होते हैं। के बाद दोस्तों सभी बंदी जेल से छोड़ दिए जाते हैं, मतलब रिहा कर दिए जाते हैं। नायक नायिका का मिलन हो जाता है, यानी कि अमरकांत और सुखदा का अंत में एक मार्मिक मिलन होता है, मतलब दिल छू जाता है ये मिलन। इस प्रकार जो मुख्य कथानक है मुख्य कथा है वह समाप्त हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस जो उपन्यास की सहायक कथाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है समरकांत की कथा। अब समरकांत मैंने पहले ही बता दिया है अमरकांत के पापा हैं, ठीक है, फादर ऑफ अमरकांत। तो ये अमरकांत के पिता हैं। पहली बात, ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। और अभी ये लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, चलो देखते हैं। बाकी आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा यार, क्या करें, ये कभी मतलब मोबाइल खराब हो जाता है, कभी इस बार ना अंबानी को मतलब जो भी है डाका डालेंगे अंबानी पे मजाक की बात है। वे चोरी का माल खरीदते हैं। जो समरकांत है ये एक प्रकार से चोरी का माल खरीदते हैं। काला धंधा यही तो कहलाता है, चोरी का माल करना, टैक्स चोरी करना, यही तो काला धन है। तो यही चोरी का माल खरीदते हैं और चोरी का माल बेचते भी हैं। तो इस प्रकार से ये जो कथा है यहाँ पे चलती है। परंतु बाद में वे सुखदा के चरित्र और व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। बाद में ये जो सुखदा है, जो इनकी बहू है, उसके व्यक्तित्व और चरित्र से प्रभावित होकर हरिजन आंदोलन में, जो हरिजन का आंदोलन रहता है जिसमें हरिजनों को मंदिर में नहीं मतलब अंदर जाने दिया जाता है, उसमें
इनका एक प्रकार से क्या करते हैं, हरिजनों के लिए खुलवा देते हैं मंदिर के द्वार, ठीक है, मतलब हरिजनों की सहायता करते हैं और सुखदा की भी सहायता करते हैं। तो वे जेल में सुखदा से मिलते हैं। अब जब सुखदा जेल में चली जाती है तो सुखदा से मिलने भी जाते हैं ये। उसके क्षेत्र में पहुंचकर समरकांत और सलीम से भी मिलते हैं, ठीक है। तो समरकांत और सलीम इन दोनों से भी मतलब एक प्रकार से ये मिलते हैं और अंत में उनके प्रयास से गवर्नर है वह किसानों का जो लगान है वो माफ़ कर देता है, ठीक है, किसानों का लगान माफ़। तो यहाँ पर ये रही समरकांत की कथा। आगे बात करते हैं मुन्नी की कथा की। अब मुन्नी की कथा कैसे चलती है उपन्यास में, तो जो मुन्नी है वह अंग्रेजों द्वारा मुन्नी से बलात्कार किया जाता है। अब जो मुन्नी है इसकी मतलब बहुत दुखदाई कहानी है इसकी। ये अंग्रेज रहते हैं तो ये क्या करते हैं, मुन्नी के साथ एक प्रकार से गैंगरेप करते हैं, ठीक है, जो भी है गैंगरेप करते हैं। अब बहुत ज़्यादा दुखियारी ये लड़की है और जो यह दुर्घटना रहती है इसके बाद जो मुन्नी है वह विक्षिप्त हो जाती है। एक प्रकार से आप ये मान लो कि उसका ध्यान दिमाग कुछ काम का नहीं रहता है। कुछ दिनों बाद बीच बाजार में वह छुरे से 2 गोरों की हत्या कर देती है। अब इसके कारण वह मतलब 2 गोरे लोगों की, ठीक है, गोरे लोग मान लो अंग्रेजों की हत्या कर देती है। इस प्रकार से मुकदमा, अब मुन्नी पर मुकदमा चलता है और वह किसी तरह से बरी हो जाती है। इस हत्या के बाद भी वह मुन्नी है जो वह बरी हो जाती है। वह हरिद्वार में गूदड़ चौधरी के यहाँ आश्रय में रहती है। तो हरिद्वार में एक जगह वह आश्रय में रहती है। बाद में वह अपने यहाँ अमरकांत को भी आश्रय देती है। बाद में ये कितनी अच्छी मतलब भूमिका निभाती है, अमरकांत को भी फिर आश्रय देती है। वह किसान आंदोलन में जेल भी जाती है और अमरकांत और सुखदा का, यानी कि अमरकांत और सुखदा का जो मिलन है वह मुन्नी ने ही करवाया है। और इस पे कितनी खतरनाक मतलब व्यथाएं बीती हैं। उसके बावजूद ये कैरेक्टर है ना एक प्रकार से आपका दिल जीत लेगा कितने दुख के बाद भी। और जब मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब वो 2 गोरों की हत्या करती है, उनको मतलब प्रतिशोध में जब मारती है ना छुरी, आनंद आ जाता है मेरे को इसलिए भी आनंद आता है क्योंकि उसके साथ जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ था। और ऐसे में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने जो भी किया ना बिल्कुल 101% सही किया। क्योंकि जो शासन था ना, शासन व्यवस्था सब अंग्रेजों की थी, तो इसलिए उसको न्याय मिल ही नहीं रहा था, तो उसे तो करना तो यही था। बात कर लेते हैं नैना की कथा की। तो नैना जो है वो अमरकांत की बहना है, ठीक है, बहन है, तो सिस्टर ऑफ अमरकांत। जब सुखदा जेल जाती है तो आंदोलन, अब सुखदा है जो अमरकांत की पत्नी है, जब वो जेल गई सुखदा तो नैना क्या करती है, आंदोलन जो है वो जो मंदिर वाला आंदोलन है दलितों के लिए, उस आंदोलन का नेतृत्व करती है, ठीक है, उसको लीड करती है। जुलूस के बीच उसका पति मनीराम आता है। अब नैना है, उसके पति का नाम है मनीराम, और नैना को गोली मार देता है। तो जो नैना का पति है ये नैना को गोली मार देता है। अब बताओ कितनी खतरनाक चीज़ें चल रही होती हैं इस चीज़ में कि जो मनीराम मतलब एक प्रकार से नैना का पति है, पति ही अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। इस तरह नैना की सह कथा सुखदा के उद्देश्य पूर्ति में और महत्वपूर्ण सहायक कथा बन जाती है। मतलब एक प्रकार से सुखदा का जो उद्देश्य है वो तो पूरा होता है, साथ में नैना को अपनी जान भी है वो गंवानी पड़ती है। तो अमरकांत की जो बहन है उसका यहीं पे मतलब एक प्रकार से जीवन समाप्त हो जाता है। बात करते हैं सलीम की कथा की। तो सलीम की कथा अमरकांत की कथा के साथ ही शुरू होती है। जो सलीम है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये अमरकांत का मित्र है। मित्र जानते हो, दोस्त यार, लंगोटिया, ठीक है, और सहपाठी भी है। सहपाठी का मतलब होता है दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। उसने ICS की परीक्षा पास कर, अब देखो इसने, ये बहुत मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, ICS की परीक्षा भी पास कर ली है और ये एक प्रकार से इसको पास करके अब क्या बनते हैं, अफसर। तो ये जो सलीम है ये अफसर बन जाता है और अमर सिंह के क्षेत्र में ही इसकी पोस्टिंग हो जाती है। वह किसानों पर अत्याचार कर लगान वसूल करता है। अब जो सलीम है ये एक प्रकार से बाद में इसका कैरेक्टर एक प्रकार डगमगा जाता है और किसानों पर अत्याचार करता है, ठीक है, किसान पर अत्याचार। चूंकि यार अब वो अफसर बन गया, अंग्रेजी हुकूमत है तो उसको लगान तो वसूलना पड़ेगा, तो लगान वसूल करता है। अमरकांत को एक प्रकार से गिरफ्तार करके जेल भी भिजवा देता है। तो दोस्त वाली है लेकिन गिरफ्तार भी वो करवा देता है अमरकांत को और जेल भी भिजवा देता है। लेकिन अमरकांत के लास्ट में लेकिन क्या होता है, वह अमरकांत के व्यक्तित्व से, जो अमरकांत का व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होकर, व्यक्तित्व से प्रभावित होकर
क्या करता है, वह सरकारी नौकरी जो उसको मिली थी आईसीएस की वो छोड़ देता है और अमरकांत के साथ अंत में इसके सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि ये किसान आंदोलन से जुड़ जाता है और इसकी मुख्य कथा इसी तरह समाप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, उपन्यास के तत्वों के आधार पर कर्मभूमि उपन्यास की समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि उपन्यास के 6 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, कथोपकथन, देशकाल और उद्देश्य। अब सबसे पहले अपन कर्मभूमि की कथा वस्तु को समझ लेते हैं। कर्मभूमि की मूल कथा है वह 2 भागों में विभक्त रहती है। प्रथम भाग में क्या होता है, अमरकांत अपने पिता समरकांत और पत्नी सुखदा के विरोध भाव है उससे अमरकांत है और जो सकीना है उसका जो प्रेमालाप है वह वर्णित होता है। और दूसरा जो भाग है उसमें कथा का विकास होता है, जिसमें एक प्रकार से राजनीतिक और जन सेवा की पृष्ठभूमि में अब दूसरे भाग का विकास होता है। इसमें क्या होता है, आंदोलन, हरिजन उत्थान, किसान आंदोलन के माध्यम से कथानक है वह आगे बढ़ता है। नायक नायिका का जेल जाना और जेल से बाद में छूटना, अंत में पति पत्नी का मिलन यानी कि अमरकांत और सुखदा का मिलन, ये होना उपन्यास एक प्रकार से सुखांत हो जाता है। यदि इनका मिलन नहीं होता और ये रोते रहते तो फिर उपन्यास को अपन कहते ये दुखांत हो गया। बात करते हैं चरित्र चित्रण की, जो कि उपन्यास का दूसरा तत्व है। तो उपन्यास की सफलता पात्रों के चरित्र चित्रण पर बहुत कुछ निर्भर करती है। प्रेमचंद जी के अनुसार चरित्र चित्रण प्रमुख तत्व मतलब माना जाता है। उपन्यास में चित्रांकन करते समय उपन्यासकार पात्रों की जो स्वभाव है उसका और उसकी जो सजीवता है उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। इसमें कथाकार विभिन्न पात्रों की सजीवता और स्वाभाविकता पर पैनी दृष्टि रखता है। मानव मन के समस्त गुण, प्रेम, घृणा, राग, द्वेष आदि मनोवृत्तियों को उजागर करता है। प्रेमचंद ने प्रायः समस्त वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों की यानी कि समस्त वर्गों के पात्रों की जैसा पात्र रहेगा उसका वैसा उन्होंने चरित्र बनाया है। ठीक है, उसकी सृष्टि की है। उनके द्वारा निर्मित पात्रों की सृष्टि है। उनके द्वारा निर्मित पात्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है शोषक, दूसरा है शोषित और तीसरा है सुधारक। तो 3 प्रकार से पात्र हैं, शोषक, शोषित और सुधारक। तो ये प्रेमचंद जी ने मतलब 3 प्रकार के पात्रों को रखा है अपने उपन्यास में। बात करते हैं उपन्यास की भाषा शैली की। तो उपन्यास की अंतरात्मा को प्रकट करने की कलात्मक सामर्थ्य जो होती है वो शैली में होती है और भाषा है वह वातानुकूल भाषा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हमारे अगले जो तत्व है उपन्यास का, वो है कथोपकथन। कथोपकथन है, इसमें क्या होता है, कर्म भूमि के चरित्र निर्माण में कथोपकथनों की यथेष्ट सहायता ली गई है। इससे चरित्रगत विशेषताओं में उद्घाटन अच्छी तरह हुआ है। एक कथोपकथन में ये मान लो इसमें चरित्रगत विशेषताएं आ जाती हैं। ठीक है, चरित्रगत विशेषताएं इसमें आ जाती हैं। फिर बात करते हैं देशकाल की। तो देशकाल अथवा वातावरण के अंतर्गत आचार विचार, रीति नीति, रहन सहन, प्राकृतिक पीठिका और तत्कालीन परिस्थिति आदि आ जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें देशकाल और वातावरण के अंतर्गत आते हैं कि उस समय की सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा जा रहा था, मतलब सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो यही सब देशकाल के अंतर्गत आएंगे। उस समय प्राकृतिक व्यवस्था कैसी थी, अकाल तो नहीं था। अब अगर अकाल होगा तो फिर ज़्यादा वो नहीं चलेगा, पाखंड वगैरह नहीं चलेगा। अकाल नहीं होगा, सब सुखी रहेंगे यानी कि खाने पीने को रहेगा, उसके बाद ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, जब तुम देखोगे संकट के समय में सब एक हो जाते हैं, लेकिन जब संकट टल जाता है तो फिर सब बिछड़ जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, देशकाल के अनुसार जो आचार विचार थे उसके अनुसार उन्होंने पात्रों को रखा है और कथानक को आगे बढ़ाया है। बात करते हैं उद्देश्य की। तो इस प्रकार से इसका जो उद्देश्य है, प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को समझाने की। एक प्रकार से कर्मभूमि जो उपन्यास है वह एक बड़ी भूमिका है। सामाजिक और राजनीतिक कैसे परिवर्तन होता है इसको इन्होंने समझाया है। तो यहाँ पर हमारे सभी 6 तत्व उपन्यास के समाप्त होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमरकांत कर्मभूमि उपन्यास का नायक का चरित्र चित्रण करें। जो अमरकांत है इसका चरित्र चित्रण करना है हमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरकांत के परिचय की। तो अमरकांत है ये उपन्यास का एक प्रकार से नायक है। नायिका मैंने पहले ही बता दिया था, सुखदा है ये अमरकांत की नायिका है।
अमरकांत का एक प्रकार से वर्णन करें तो इसका ये रंग जो है वो सांवला रंग है, तो सांवले रंग का ये बंदा है, एक प्रकार से दुबला पतला 20 वर्ष की आयु का एक युवक है। अब अमरकांत है तो इसके मुख पर एक प्रकार से निराशा का भाव है, ठीक है, निराशा का भाव रहता है और इसके मुख पर मतलब निराशा झलकती रहती है। उसके चेहरे से एक प्रकार से अकेलापन भी हमें देखने को मिलता है, मतलब ये अपने आप को एक प्रकार से अकेलापन भी है, जैसे इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उसके मुख पर कुछ ऐसी प्रतिभा और कुछ ऐसी मानसिकता थी कि कोई उसे एक बार देख ले तो भूल नहीं जाता था। एक प्रकार से उसका मुख इतना शानदार लगता था कि कोई यदि उसे एक बार देख ले तो फिर ना भूला जाए वो, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से उसका व्यक्तित्व था। बात कर लेते हैं इसके दूसरे जो गुण की, एक प्रकार से इसका जो चरित्र एक प्रकार से चित्रण का दूसरा गुण है वो है स्वाभिमानी। तो अमरकांत है वह एक प्रकार से स्वाभिमानी व्यक्तित्व का है। एक बार पिता ने दुत्कार दिया तो वो मतलब सब छोड़ छाड़ के फिर कभी मतलब पापा से उसने पैसे नहीं मांगे, इस प्रकार का उसका स्वाभिमान है। एक बार उसका पत्नी से विवाद हो गया तो फिर वो रूठ जाता था। एक प्रकार से उसको अपना स्वाभिमान का जो था मतलब बहुत ज़्यादा अपनी स्वाभिमान की फिक्र रहती थी। ये है अमरकांत का स्वाभिमानी चरित्र। बात करते हैं सरल जीवन। अमरकांत ज़्यादा दिखावे में विश्वास नहीं रखता, उसका जीवन है एक प्रकार से सरल और सादा जीवन है, ठीक है। वह ऐशो आराम की ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक प्रकार से आप ये मान लो कि आधुनिक ज़माने में जो छपरीपंथी है वो अमरकांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह तपस्वी जीवन जीना चाहता है। वह अपनी पत्नी से भी यही आशा करता है कि पत्नी भी एक प्रकार से तपस्वी टाइप की जीवन जिए। अतः दोनों में विवाद भी हो जाता है क्योंकि पत्नियों को तो गहने वहने चाहिए पड़ते हैं, ठीक है। तो जो सुखदा रहती है वह अमरकांत के विचारों से वो सहमत नहीं रहती। एक बार सुखदा ने अपनी माँ रेणुका के बारे में कहा था, वह चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ तपस्विनी बनकर रहूं। ये सुखदा ने कहा था मतलब अपनी माँ से, रेणुका से। बात करते हैं अगले जो इनकी विशेषता है वो है देशभक्ति की भावना। तो जो अमरकांत है वो क्या करते हैं, उसे अंग्रेजों के अधीनता है, अंग्रेजों से अधीन है भारत, वो बहुत ज़्यादा अखरती है। सूखा रूखा खाऊं मतलब मोटा झोंटा पहनूं, पर वह घर से अलग होकर केवल इसलिए भी जाता है कि यार मतलब उसको देश से बहुत ज़्यादा प्रेम है। वह देश भावना से एक प्रकार से ओतप्रोत है, ठीक है। तो वह एक प्रकार से ये मान लो कि स्वतंत्रता संग्राम में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमरकांत। और जो महात्मा गांधी की संग्राम नीति है और अमरकांत की जो संग्राम नीति है यथेष्ट साम्य है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कर्तव्य परायणता, जो कि अगला गुण है अमरकांत के चरित्र का। कर्तव्य के प्रति एक प्रकार से परायण है। सुखदा की विलासिता के कारण, अब सुखदा एक प्रकार से अच्छे रईस खानदान की है, तो अमरकांत और सुखदा है उसका जो आत्मिक प्रेम है वो अंकुरित नहीं हो पाता। लेकिन तब भी वह अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य को भली भांति जानता है, पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य को जानता है। प्रसव वेदना से व्याकुल सुखदा को देखकर वह लेडी डॉक्टर से कहता है, मैडम अगर सुखदा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मतलब सुखदा से वो बहुत प्रेम करता है अमरकांत। अब है अगला चरित्रवान। अमरकांत ने सकीना से प्रेम प्रदर्शन किया किंतु वह उसकी चारित्रिक दुर्बलता नहीं थी। सकीना से एक प्रकार से अमरकांत को प्रेम हो जाता है लेकिन ये उसकी चारित्रिक दुर्बलता नहीं है। सुखदा से आंतरिक साहचर्य स्थापित ना हो पाने के प्रतिक्रिया मात्र थी। अब यदि उसका सुखदा से मतलब बन नहीं पा रही थी तो फिर उसका एक प्रकार से इसको एक प्रकार से प्रतिक्रिया मात्र माना है। सकीना से प्रेम प्रदर्शन मुन्नी सकीना और पठानिन सुखदा को विश्वास दिलाती हैं कि अमरकांत में किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्बलता नहीं है। बाद में ये जो सुखदा है यही माफ कीजिएगा, जो सकीना है यही एक प्रकार से सुखदा और अमरकांत का मिलन करवाती है। आदर्शवादी, तो अमरकांत में आदर्शवाद है वह कूट कूट कर भरा है। वह अपने विचारों कर्म व्यवहार से आदर्शवादी रहा है। वह सलीम का आदर्श मित्र है। सलीम से मित्रता भंग होने पर भी वह विचलित नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें आदर्शवाद भी एक प्रकार से कूट कूट कर भरा हुआ है। अन्याय का विरोधी, अमरकांत जो है वह अन्याय का विरोधी है। वह हमेशा अन्याय का विरोधी रहा है। उसकी आत्मा अन्याय के विरुद्ध न्याय का झंडा उठाए रहती है। वह यह भी जानता है कि अधिकार प्राप्त करने के लिए बलिदान भी देना पड़ता है। उसका विचार है कि अन्याय के सम्मुख सिर झुकाने से तो अच्छा है कि अन्याय के विरोध में
विरोध करते हुए मर जाएं, यानी कि अन्याय के सामने अपन शीश ना झुकाएं, उसके विरोध में अपनी मौत भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। हमारा अगला प्रश्न है जो कि रंगभूमि उपन्यास से है। देशकाल एवं वातावरण की दृष्टि से रंगभूमि उपन्यास की समीक्षा कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, देशकाल और वातावरण के चित्रण के लिए लेखक ने इस उपन्यास में किसी कृत्रिम साधन को नहीं अपनाया है। इसमें कथ्य के अनुसार यानी कि कथा के अनुसार लेखक ने वातावरण का निर्माण किया है। तत्कालीन समाज के गुण दोषों को स्पष्ट करने के लिए प्रेमचंद ने तदानुकूल यानी कि उस समय के अनुकूल सामाजिक वातावरण की सृष्टि की है। उस समय जैसा सामाजिक वातावरण था, प्रेमचंद जी ने उसमें उस सामाजिक वातावरण की सृष्टि की है। तो कुछ इसमें वातावरण है, जैसे मतलब फैक्ट हैं, स्वाधीनता संग्राम के युग का समाज। तो रंगभूमि में स्वाधीनता संग्राम के युग का समाज है जो औपनिवेशिक जो राजतंत्र है उससे संघर्षरत है। उस समय भारतीय जनजीवन संघर्ष की जिस पृष्ठभूमि से गुजर रहा था, रंगभूमि में उसका विस्तृत विवरण हमें उपलब्ध दिखाई देता है। पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव और उससे लड़ते हुए भारतीय समाज की स्वाधीनता प्रेमी लोगों के संघर्ष का यथार्थ चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। और एक और बात है, जो रंगभूमि उपन्यास है, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ये लिखा गया था 1924 में। तो उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं दूसरे जो विवरण की, वो है वातावरण का चित्र। तो वातावरण का समग्र स्वरूप तभी उपस्थित होता है जब जीवन के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पक्ष अपने सहज स्वाभाविक रूप में सामने आते हैं। रंगभूमि में चाहे सोफिया को ले या सुभागी को ले, विनय को ले या फिर सूरदास को ले, उनमें यदि जीवन की उन्मुखता है तो संस्कारबद्धता भी मौजूद दिखाई देती है। अगर उनके धर्म और अंधविश्वास के प्रति विरोध हो तो मानवीय पक्ष का सहानुभूति परक समर्थन भी, अगर वे समाजवादी हैं तो राजनीतिक चेतना से उत्प्रोत भी हैं। तो मतलब इस प्रकार से उनका जो वातावरण है, वहाँ का वातावरण का चित्र हमें दिखाई देता है कि जो शहर है, गांव है, कस्बा है, जहाँ भी जैसा चित्रण करना है, प्रेमचंद जी ने बखूबी एक प्रकार से आकर्षित किया है अपने वातावरण को। इस प्रकार से उन्होंने बनाया है पात्रों के वातावरण को। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है क्षेत्रीयता का अंतर्देशीयकरण। तो उपन्यास का कथानक एक विशेष क्षेत्र जो कि है पांडेपुर, ठीक है, पांडेपुर से संबंध रखता है, परंतु यह क्षेत्रीयता अंतर्देशीय बन गई। पांडेपुर का वातावरण पूरे भारत के प्रत्येक गांव का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ऑल इंडिया के जितने भी विलेजेस हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि यह स्थानीय रंग का यथार्थवादी चित्रण है, यह भारत की सांस्कृतिक व्यापकता, देश प्रदेश की भाषा और बोलचाल, वेशभूषा, आचार विचार, खान पान, रीति रिवाज, भाव विचार, कर्मकांड, दिनचर्या सब मिलाकर हमें यह अनुभव कराते हैं कि उनमें कई प्रकार की असमानताएं भी हैं, किंतु समग्र प्रभाव भारतीय है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये पांडेपुर है, ये सभी भारतीय गांवों का हमें दर्शन करा देता है। अगला पॉइंट है नगर और ग्रामों का चित्रण। तो देशकाल और वातावरण की दृष्टि से ऐसा लगता है कि प्रेमचंद के उपन्यास अनेक रूप से एक दूसरे से, मतलब कोई भी उपन्यास ले लो, इनका गोदान ले लो, अभी रंगभूमि ले लो या फिर कर्मभूमि ले लो, तो इसमें जो देशकाल और वातावरण है, इसमें ये मान लो कि इनका देशकाल और वातावरण एक जैसा रहता है। उनमें भारतीय एवं नगरों मतलब गांव, जो भारतीय गांव है और नगर है, उनका सामाजिक समाज का जो चित्रण है हमें देखने को मिलता है। किसानों की समस्याएं, शोषण और शोषित हैं, शासन जो शासक है वो शासित कर रहा है उन पर, सब तस्वीरें ताज़ा हैं। ये हमें मतलब नगर और ग्रामों का चित्रण हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। वस्तुतः रंगभूमि में है, रंगभूमि जो उपन्यास है उसमें पूंजीपतियों के औद्योगिक विकास से गांव की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने का वैज्ञानिक तर्क वर्ग संघर्ष का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार यह उपन्यास तत्कालीन सामाजिक क्रिया व्यवहारों का दर्पण भी बन जाता है। बात करते हैं उपन्यास के प्रकृति चित्रण की। तो उपन्यास में प्रकृति के द्वारा भी वातावरण की सृजना की गई है। सूरदास जिस स्थान पर बैठकर रोज भीख मांगता है, तो सूरदास एक भिखारी है, ठीक है, जो कि उपन्यास का नायक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जहाँ पे भी मतलब जिस स्थान पर बैठकर भीख मांगता है,
उसका मार्मिक और सजीव रूप प्रस्तुत करने के लिए लेखक प्रकृति का सहारा लेता है कि कार्तिक का महीना है, वायु में सुखद शीतलता आ गई है, संध्या हो चुकी है, सूरदास अपनी जगह मूर्तिवत बैठा हुआ किसी इक्के या बग्घी से आशाप्रद शब्द पर कान लगाए था। इस प्रकार से वो लेखक क्या करते हैं, प्रकृति को चित्रित करते हैं। बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद सजीव वातावरण के सफल चितेरे थे। ठीक है, मतलब एक प्रकार से वो अपने उपन्यास में सजीव वातावरण करते थे और सफलतापूर्वक करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास की प्रधान समस्या क्या है? तो रंगभूमि उपन्यास की प्रमुख दो समस्याएं प्रमुख हैं। एक है औद्योगिकीकरण की समस्या, यानी कि उद्योग बढ़ रहे हैं उसकी समस्या, और दूसरी है भारतीय रियासतों की समस्या। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों का उद्देश्य क्या होता है? प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में एक प्रकार से आप ये मान लो, प्रेमचंद जब कहानी लिखते हैं तो वो मनोरंजन के लिए कहानी नहीं लिखते। ठीक है, मनोरंजन के लिए नहीं लिखते हैं। तो प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियां मनोरंजनार्थ नहीं लिखी हैं। उनकी हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उनकी कोई भी कहानी उठा लो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। मानव समाज की कमजोरियों और उच्च आदर्शों को करके एक प्रकार से प्रस्तुत करके अपने पाठकों को बुराई को त्यागने और अच्छाई को अपनाने के लिए प्रेमचंद जी क्या करते हैं, अपनी कहानियों के माध्यम से प्रेरित करते हैं। इसके लिए उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मार्ग अपनाया। वास्तव में प्रेमचंद के कथा साहित्य का उद्देश्य समाज का सुधार, इनका अब मान लो कि इनका जो प्रमुख कथा साहित्य का उद्देश्य वो है समाज का सुधार, राष्ट्र का उत्थान और समन्वयवाद से कहीं ऊपर मानवतावाद की स्थापना उद्देश्य रहा। तो समाज सुधार, समन्वयवाद, राष्ट्र उत्थान, इससे भी ऊपर मानवतावाद, यानी कि मानव रहे, मानव समान रहे, मानव इक्वल रहे, ये कहते हैं अपने प्रेमचंद। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। प्रेमचंद का जीवन परिचय दीजिए, या फिर ये भी वो पूछ सकते हैं इसके अथवा में, या फिर वो लिख सकते हैं कि प्रेमचंद जी की संक्षिप्त जीवनी लिखिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप लोग प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को डायग्राम की मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और इसको समझने के बाद आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपकी समझ में यदि नहीं आया कुछ भी, तो फिर उस डाउट को भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मैं जो भी यहाँ पे आपको समझाऊंगा या जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो 101% सत्य होगा। यार एक आध छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेमचंद जी के जन्म के बारे में। तो दोस्तों प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव, जी हाँ दोस्तों ये लम्ही गांव अब कहाँ है, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये जो लम्ही गांव है ये है बनारस के पास, यानी कि वाराणसी बोल दो या बनारस बोल दो एक ही बात है। और ये बनारस कहाँ है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों अब दूसरा फैक्ट यदि हम जाने तो इनका जो वास्तविक नाम, यानी कि इनका जो मूल नाम था, बचपन का जो नाम था वो था धनपत राय। ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था, तो वो था, इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों इनके जो माता पिता थे, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम था अजायब राय। ठीक है, अजायब राय, और इनकी जो माता थी उनका नाम था आनंदी देवी। तो दोस्तों आपको इनके माता पिता का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों बात करें, जो ये प्रेमचंद जी थे इन्होंने अपने जीवन में 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। क्यों ना हो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण, 300 प्लस कहानियाँ लिखी हैं। यार ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों 300 कहानियाँ और 12 से यानी कि एक दर्जन उपन्यास, तो 12 उपन्यास लिखे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसे लिखने में कई लेखकों को वर्षों लग जाते हैं। और दोस्तों प्रेमचंद जी ने 12 उपन्यास लिखे हैं। एक उपन्यास अपने आप पे एक पूरी किताब होता है, तो इन्होंने 12 उपन्यास लिखे हैं और साथ ही 300 कहानियाँ
और अन्य विधाओं में भी अपना हाथ आजमाया है, और जिस भी विधा में इनने लेखन की क्रिया को किया है, लेखन प्रक्रिया को किया है, उसमें ये 100% सफल हुए हैं। तो दोस्तों अब बात की जाए इनके अन्य नामों के बारे में। तो दोस्तों इनके अन्य नाम, यानी कि इन्हें इन नामों से भी बुलाया जाता है, इन नामों से भी इन्हें पुकारा जाता है। तो एक प्रकार से इन्हें कहा जाता है नवाब राय, साथ ही इन्हें मुंशी की उपाधि दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद आपने सुना होगा, तो यही है वो मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि दोस्तों इन्हें मुंशी की उपाधि दी गई है, साथ ही इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रेमचंद जी की रचनाओं के बारे में। तो उन्होंने कई विधाओं में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। सबसे पहले हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन उपन्यासों के बारे में। जो उपन्यास होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, और इनके जो उपन्यास हैं उनकी संख्या 12 है। इन्होंने जो सबसे पहले जो उपन्यास लिखा वो लिखा था सेवा सदन, जो कि लगभग 1918 में लिखा था। और सेवा सदन के बाद देखिए दोस्तों, क्रम इस प्रकार से नहीं रहेगा। साथ ही इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है वो है गोदान। इसके बाद एक और इनका जो उपन्यास है वो है गबन। साथ ही दोस्तों इनका एक और उपन्यास है जिसका नाम है बरदान, और बरदान भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था। एक और इनका 5वें नंबर का एक और उपन्यास है जिसको हम कह सकते हैं रंगभूमि। इनका अगला उपन्यास है कर्मभूमि। एक दोस्तों इनका जो उपन्यास रहा है, एक प्रकार से आप कह दो कि अधूरा रहा, क्योंकि इस उपन्यास को लिखते समय इनकी आकस्मिक निधन हो गया था, तो इसके कारण ये उपन्यास अधूरा रहा, जिसका नाम है मंगल सूत्र। तो ये उपन्यास अधूरा रहा है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा रहा। तो ये जो मंगल सूत्र उपन्यास है ये अधूरा है। ठीक है, कुल मिला के 12 उपन्यास है, जिसमें 7 के नाम तो हमने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों उपन्यास के अलावा चूंकि ये प्रसिद्ध कहानीकार हैं, तो आप जानते हैं इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियों के बारे में। तो दोस्तों इनकी प्रसिद्ध कहानियों में सबसे पहले अपन नाम लेते हैं पंच परमेश्वर। इसके बाद दोस्तों इनकी एक और प्रमुख कहानी है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। नंबर 3 ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं। और यहीं दोस्तों एक और इनकी जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित कहानी है वो है बूढ़ी काकी। नंबर 5 नमक का दरोगा। नंबर 6 सवा शेर गेहूं। आपको आई होप आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, सवा शेर गेहूं। एक और इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वो है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी। अभी भी नहीं रुके, और इनकी एक और कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई, जो था शतरंज के खिलाड़ी। आई होप ये 8 कहानियां तो आप लोगों को याद रखनी है। वैसे तो इनने लिखी हैं 300 प्लस कहानियां लिखी हैं, लेकिन इन 8 को तो यार याद रख लेना। शतरंज के खिलाड़ी। तो इन 8 कहानियों को तो यार कुछ भी करके याद कर लेना। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि इन सभी को पढ़ लेना। यदि आप नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी कहानियां आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों अभी कहानी विधा के लिए थोड़ी लिखी है अपने प्रेमचंद जी ने, इन्होंने लिखा है, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो इनके कुछ नाटक भी जान लेते हैं। 2 नाटक यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊँगा, 2 नाटक हैं। वैसे है तो इनके 3 नाटक, लेकिन 2 तो आप लोग याद ही कर लो। पहला इनका जो नाटक है वो है संग्राम, और इनका जो दूसरा नाटक है वो है करबला। तो इन दोनों नाटकों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। साथ ही दोस्तों निबंध भी काफ़ी इन्होंने लिखे हैं। तो यहाँ पर इनके निबंध कौन कौन से हैं, प्रमुख निबंध, वो भी आप लोग जान ही लो। तो इनका जो यहाँ पे लिख देंगे पहले निबंध, इनके जो प्रमुख निबंध हैं उनमें सबसे पहला है साहित्य का उद्देश्य। साहित्य का उद्देश्य। अगला निबंध है कहानी की कला, कहानी लेखन में कला, कहानी के लिए क्या कला चाहिए, क्योंकि ये कहानीकार, प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो कहानी लेखन के कहानी कला के बारे में तो ये
पूरी तरीके से जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहानी कला पर निबंध भी लिख दिया। नंबर 3, जीवन में साहित्य का स्थान। जीवन में साहित्य का स्थान। अभी दोस्तों डेटा पूरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों प्रेमचंद जी है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो यहाँ पर मैं अब चूंकि वहाँ से तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, तो यहीं पे मैं एक और पॉइंट नोट करा देता हूँ कि माधुरी, मर्यादा और हंस, इन सभी मतलब पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया है, संपादन किया है। तो इन सभी पत्रिकाओं का क्या किया है, इन्होंने संपादन किया है। साथ ही दोस्तों जागरण समाचार पत्र निकाला। और दोस्तों अंतिम लाइन यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ से कहीं से लाइन जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। साथ ही दोस्तों आप लोगों को अब याद रखना है, हाँ, इनका जो निधन हुआ है, यानी कि हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा हीरा 8 अक्टूबर 1936 को, ये मंगलसूत्र जो लिख रहे थे, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अधूरा जो उपन्यास है, इसी दौरान इनकी स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण निधन हो जाता है। तो दोस्तों 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी का निधन हो जाता है। यानी कि लगभग 56 साल इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी सेवाएं प्रदान की। तो दोस्तों एक बार आराम से बिल्कुल तरीके से अपन इस पूरे जीवन परिचय को दोहरा लेते हैं प्रेमचंद जी के। तो दोस्तों प्रेमचंद जी, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव है, बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम यानी कि जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। इनके पिता और माता, इनके पिता का नाम था अजायब राय और माता का नाम था आनंदी देवी। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में 300 से ज़्यादा कहानियां लिखी थी। तो ये बात भी आपको नोट कर लेनी है कि 300 प्लस कहानियां लिखी थी। और दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में 1 दर्जन से यानी कि 12 उपन्यास लिखे थे। इनका जो अन्य नाम है नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद, चूंकि मुंशी की उपाधि भी है, साथ ही इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा उपन्यास शायद ही किसी ने लिखे हो, तो इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हमने बात की उपन्यासों की। सेवा सदन, गोदान तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। होरी की एक कथा है, मतलब होरी के एक किसान है, होरी किसान रहता है, उसी पर आधारित होती है। और किसान की उस समय जो दयनीय अवस्था थी उसको पूरे को दर्शाया गया है। गबन, वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र है, ये जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का, ये अधूरा है। इनकी कुछ प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, सवा सेर गेहूं, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी। साथ ही दोस्तों इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध, साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला, जीवन में साहित्य का स्थान, और इनके कुछ नाटक, संग्राम और करबला। दोस्तों इन्होंने माधुरी, मर्यादा, हंस, इन पत्रिकाओं का संपादन किया और जागरण समाचार पत्र निकाला था। और दोस्तों इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को। मंगलसूत्र जो कि उपन्यास लिख रहे थे, इसी दौरान मतलब स्वास्थ्य खराब हो गया और इसी दौरान इनका 8 अक्टूबर 1936 को मतलब निधन हो गया। तो दोस्तों आई होप जो प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय था, उस सभी जीवन परिचय का पूरा निचोड़, मतलब वैसे एक पेज में लिखना यार बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता, लेकिन दोस्तों इतना मैंने आपको डाटा बता दिया है ना, यदि इस सारे डाटा को आप याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम की दृष्टि से, वनडे एग्जाम में तो मतलब मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन हाँ यार, मतलब एक बार और यदि आप लोग वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा। पूस की रात कहानी। पूस की रात प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो भारतीय ग्रामीण जीवन के संघर्षों और किसान की कठिनाइयों को मार्मिक रूप से प्रस्तुत करती है। यह कहानी किसान वर्ग की दुर्दशा, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके जीवन में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बीच संघर्ष को दर्शाती है। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू नाम का एक गरीब किसान है जो अपनी दयनीय स्थिति में भी जीवन जीने की कोशिश करता है। कहानी की शुरुआत
हल्कू के जीवन से होती है, जो एक निर्धन किसान है और अपनी पत्नी मुन्नी के साथ गांव में रहता है। हल्कू की स्थिति इतनी खराब है कि वह कर्ज में डूबा हुआ है और उसे अपने खेत को बचाने के लिए उधार लेना पड़ता है। हर साल जब फसल काटने का समय आता है तो हल्कू को अपनी उपज का अधिकांश हिस्सा कर्ज चुकाने में देना पड़ता है और उसके पास खुद के खाने पीने का भी इंतजाम मुश्किल से होता है। कहानी में पूस की ठंड का चित्रण है। पूस की रात मतलब पूस की ठंड, रात में जो ठंड लगती है उसका चित्रण है, जो उत्तर भारत में सबसे ठंडा महीना होता है। हल्कू को ठंड में अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है क्योंकि जंगली जानवर उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हल्कू की आर्थिक जो स्थिति है इतनी खराब है कि उसके पास खुद को ठंड से बचाने के लिए एक मोटी चादर भी नहीं है। उसकी पत्नी मुन्नी उसे एक नया कंबल खरीदने के लिए कहती है, लेकिन हल्कू के पास इतने पैसे नहीं हैं। मुन्नी भी अपने पति की हालात पर बहुत दुखी है, लेकिन वह जानती है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। एक दिन जब हल्कू को खेत पर रात बितानी होती है तो वह पूस की कड़ाके की ठंड में ठिठुरता है। उसके साथ उसका कुत्ता जबरा भी होता है जो उसकी मदद करता है। ठंड इतनी तेज होती है कि हल्कू को सोना मतलब नींद आना ये मुश्किल हो जाता है। वह ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग जल्द ही बुझ जाती है। हल्कू की स्थिति अत्यंत दयनीय है और वह सोचता है कि अगर उसकी फसल बर्बाद भी हो गई तो वह क्या कर लेगा। इस दौरान हल्कू के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। वह अपनी गरीबी, कठिनाइयों और जीवन के संघर्षों के बारे में सोचता है। कहानी के अंत में हल्कू जंगली जानवरों को अपनी फसल बर्बाद करते हुए देखता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह कुछ करने में असमर्थ होता है। यानी कि कुछ जानवर हैं जो कि उस खेत की फसल बर्बाद कर रहे होते हैं जिसकी हल्कू है रखवाली करता है, लेकिन अब खुद इतना ठंड में ठिठुर रहा है तो वो कहां से जानवरों को भगाए। वह थकान और ठंड से इतना टूट जाता है कि उसे अपनी फसल की परवाह भी नहीं रहती। वह जबरा के पास जाकर सो जाता है और अपने भाग्य के साथ समझौता कर लेता है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि गरीब किसान का जीवन कितना संघर्षमय होता है। हल्कू जैसे किसान दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनका जीवन बेहतर नहीं हो पाता। कहानी इस बात को भी दर्शाती है कि कैसे प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक व्यवस्थाएं गरीबी के लिए जीवन को और कठिन बना देती हैं। हल्कू की हालात देखकर पाठक के मन में सहानुभूति उत्पन्न होती है, लेकिन साथ ही यह भी सवाल उठता है कि ऐसी स्थितियों का समाधान क्या हो सकता है। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी के माध्यम से समाज की कड़वी सच्चाइयों को उजागर किया है और पाठकों को विचार करने पर मजबूर किया है कि क्या समाज की यह व्यवस्था उचित है। शुरू करते हैं हमारी अगली कहानी, जो कि है ईदगाह है। हामिद नाम का एक 4 साल का अनाथ की जो कहानी है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। कहानी के नायक हामिद ने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया है, परंतु उसकी दादी उसे बताती है कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए चले गए हैं और उसकी माँ उसके लिए सुंदर उपहार लाने के लिए अल्लाह के पास गई है। यह हामिद को आशा से भर देता है। अमीना की गरीबी और उसके पोते की भलाई के बारे में चिंता के बावजूद हामिद एक खुश और सकारात्मक सोच वाला बच्चा है। कहानी ईद की सुबह से शुरू होती है, जब हामिद गांव के अन्य लड़कों के साथ ईदगाह के लिए निकलता है। हामिद अपने दोस्तों के बगल में विशेष रूप से गरीब है, खराब कपड़े पहने और भूखा है और त्योहार के लिए ईदी के रूप में केवल 3 पैसे उसके पास होते हैं। अन्य लड़के अपनी पॉकेट मनी से सवारी, कैंडी, मिट्टी के सुंदर खिलौनों पर खर्च करते हैं और हामिद को चिढ़ाते हैं जब वह उसे क्षणिक आनंद के लिए पैसे की बर्बादी के रूप में खारिज कर देता है। मतलब हामिद है इसे कहता है ये सब पैसों की बर्बादी है, जबकि उसके दोस्त आनंद ले रहे होते हैं। वह अपने प्रलोभन पर काबू पा लेता है और अंत में चिमटे की एक जोड़ी खरीदने के लिए एक लोहार की दुकान पर जाता है। यह याद करते हुए वह दुखी हो जाता है। जैसे ही वे गांव लौटते हैं तो हामिद के दोस्त उसकी
खरीद के लिए चिढ़ाते हैं, उसके चिमटे पर अपने खिलौनों के गुणों की प्रशंसा करते हैं। हामिद कई चतुर तर्कों के साथ उनके मुंह तोड़ जवाब देता है और लंबे समय से पहले उसके दोस्त अपने स्वयं के खेलने की चीजों की तुलना में चिमटे से अधिक आसक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए अपनी वस्तुओं का व्यापार करने की पेशकश भी करते हैं कि तुम मेरा ये खेला ये ले ले, मुझे चिमटा दे दे थोड़ी, जिसे हामिद ने मना कर दिया। कहानी एक मार्मिक नोट पर समाप्त होती है। जब हामिद अपनी दादी को चिमटा उपहार में देता है तो पहले तो वह मेले में खाने या पीने के लिए कुछ खरीदने के बजाय खरीदारी करने के लिए उसे डांटती है, उसकी जो दादी रहती है। लेकिन जब तक कि हामिद उसे याद नहीं दिलाता कि वह जब रोजाना अपनी उंगलियां कैसे जलाती है, जब वो रोटी बनाती है तो अब उसकी मतलब जो दादी है उसकी उंगलियां जल जाती हैं और ये दृश्य हामिद देख रहा होता है। इस पर जो दादी है वह फूट फूट कर रोती है और उसे उसकी दया के लिए आशीर्वाद देती है और एक मार्मिक कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद। कहानी दो पात्रों धीसू और माधव के इर्द गिर्द घूमती है, जो बाप और बेटा है। बेटा कौन है? माधव। धीसू है बाप। दोनों बेहद गरीब हैं और कामचोर भी हैं। जीवन भर मेहनत ना करने वाले इन दोनों को गांव में लोग बहुत बुरा समझते हैं। किसी भी कार्य में लगन या ईमानदारी नहीं है और जीविका के लिए कभी उधार तो कभी चोरी का सहारा ये दोनों लेते हैं। यही नहीं, वे अपने आलस्य को भी अपनी दार्शनिक सोच से ढकने की कोशिश करते हैं, जैसे क्या करें दुनिया इतनी कठिन है, या भगवान ने सब कुछ छीन लिया अब और क्या करें। इस प्रकार के वो वाक्यांश बोलते हैं। माधव की पत्नी जो गर्भवती है, प्रसव पीड़ा से घर में अकेली तड़प रही है। बाहर धीसू और माधव आग तापते हैं और आलू सेंक कर खाते हैं। वे उसकी चीखें सुनते तो हैं पर अंदर झांकने का साहस नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं जिम्मेदारी ना आ जाए। प्रेमचंद यहाँ मानवीय संवेदना और रिश्तों की ठंडक को बेहतरीन तरीके से चित्रित करते हैं। वे लोग जो एक मां बनने जा रही स्त्री की पीड़ा को नहीं पिघलते या समझते, क्या वे सच में इंसान हैं? आखिरकार जो वह स्त्री होती है वह मर जाती है। अगली सुबह बाप बेटा यह तय करते हैं कि उसे दफन कर देना चाहिए ताकि अंतिम संस्कार पूरा हो सके। वे गांव में जाकर लोगों से चंदा मांगते हैं। लोगों को जब यह पता चलता है कि स्त्री प्रसव पीड़ा से मर गई और इन गरीबों के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है, तो कुछ सहानुभूति, कुछ पाखंड और कुछ दिखावे के चलते लोग पैसे दे देते हैं। देखते ही देखते उनके पास 5-6 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं, जो उस समय एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। अब यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है, जो सबसे तीव्र व्यंग का क्षण है। धीसू और माधव सोचते हैं कि अगर कफन ले भी आए तो वह तो मिट्टी में मिल जाएगा, क्यों ना कुछ अच्छा खा पी लिया जाए जिससे आत्मा तृप्त हो जाए। वे बाजार जाते हैं और कफन खरीदने के बजाय शराब और स्वादिष्ट भोजन खरीदते हैं। दोनों एक शराब खाने में बैठकर भरपेट खाते पीते हैं, गालियां देते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और जिंदगी की विडंबना पर बात करते हैं। कहानी का अंत माधव के इस वाक्य से होता है, कफन उसके काम न आया पर हमारी आत्मा तो तृप्त हो गई। इस प्रकार से ये एक मर्म स्पर्शी कहानी समाप्त होती है। प्रेमचंद की कहानी कजाकी यह हिंदी कथा साहित्य की एक अनमोल कृति है, जिसमें ईमानदारी, नैतिकता और व्यवहारिक जीवन के संघर्ष को अत्यंत प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है। यह कहानी उस समय की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति पर करारा व्यंग करती है, जब सत्ता और धन का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त था और ईमानदारी को मूर्खता समझा जाता था। कहानी का नायक है मुंशी बंसीधर, जो एक उच्च आदर्शों वाला युवा है। उसने हाल ही में एक सरकारी नौकरी भी पाई है। अपने पिता के साथ विदाई पर चर्चा कर रहा है। पिता उसे सलाह देते हैं कि ईमानदारी का जमाना नहीं रहा और उसे यथार्थवादी बनने की बात कहते हैं, लेकिन बंसीधर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने कर्तव्य में ईमानदार रहेगा।
बंशीधर की पहली तैनाती नमक के विभाग में होती है, जहां उसे नमक की तस्करी और चोरी रोकनी होती है। यह वह समय था जब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था और नमक एक कीमती वस्तु बन चुका था। तस्करी का बोलबाला था और सरकारी अफसरों की मिलीभगत से यह अवैध धंधा फल फूल रहा था। एक दिन बंशीधर को पता चलता है कि एक प्रसिद्ध व्यापारी सेठ राय साहब नमक की तस्करी कर रहा है। सेठ बहुत प्रभावशाली, धनी और चतुर व्यक्ति है। वह प्रशासन के कई अधिकारियों को नियमित रूप से रिश्वत देता है, जिससे उसकी अवैध गतिविधियां बेरोक टोक चलती हैं। बंशीधर को यह बात नागवार गुजरती है और वह सेठ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। बंशीधर एक योजनाबद्ध तरीके से सेठ के काफिले को रोकता है, जांच करता है और तस्करी का प्रमाण मिलने पर सामान जब्त कर लेता है। यह साहसिक कार्य उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा था, क्योंकि यह सीधे एक प्रभावशाली व्यक्ति से टकराना था। सेठ राय साहब उसे रिश्वत देने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन बंशीधर दृढ़ता से मना कर देता है। इस कार्रवाई से सेठ की प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंचती है और वह इसे व्यक्तिगत अपमान समझता है। वह बंशीधर के खिलाफ ऊपरी अधिकारियों तक पहुंचता है और उसे निलंबित करवाने की धमकी देता है, लेकिन बंशीधर कानून की राह नहीं छोड़ता है और बिना डरे अपने निर्णय को सही ठहराता है। उसकी सच्चाई और साहस से प्रभावित होकर न्यायाधीश उसके पक्ष में निर्णय देते हैं। यह फैसला केवल बंशीधर के लिए नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के लिए एक उदाहरण बन जाता है जहां ईमानदारी को अक्सर बेवकूफी माना जाता है। कहानी का मोड़ तब आता है जब सेठ राय साहब स्वयं बंशीधर की दृढ़ता और ईमानदारी से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपने सभी मुकदमे बंशीधर को सौंप देता है। यहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे सच्चाई और सिद्धांत अंततः जीतते हैं और भ्रष्टाचार के बीच भी एक ईमानदार व्यक्ति के मूल्य पहचाने जाते हैं। यह बदलाव न केवल सेठ के दृष्टिकोण को बदलता है, बल्कि समाज को भी एक संदेश देता है कि सच्चाई की राह कठिन जरूर है, लेकिन उसका अंत हमेशा उज्जवल होता है। कहानी के अंत में जब बंशीधर को अच्छी तनख्वाह और सम्मानित पद मिलता है, तब उसका पिता, जो पहले उसे व्यवहारिक बनने की सलाह दे रहा था, बहुत गौरव अनुभव करता है। वह कहता है कि बेटा, तू मुझसे कहीं अधिक समझदार निकला। यह संवाद दर्शाता है कि प्रेमचंद न केवल नैतिक आदर्श गढ़ते हैं, बल्कि उनके व्यवहारिक परिणाम भी दिखाते हैं। दो बैलों की कथा। साहित्यकार प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है, जिसमें ग्रामीण जीवन और पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का अद्भुत चित्रण किया गया है। यह कहानी हीरा और मोती नामक दो बैलों की है, जो न केवल अपने मालिक के प्रति निष्ठा और समर्थन का प्रतीक है, बल्कि अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना को भी सजीव करते हैं। कहानी में प्रेमचंद ने बैलों को मानवीय गुणों से विभूषित किया है और उनके माध्यम से सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को उजागर किया है। दोनों बैल अपने मालिक के साथ दुर्व्यवहार और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए साहस, दोस्ती और संघर्ष की मिसाल पेश करते हैं। यह कहानी पाठकों को यह सिखाती है कि केवल इंसान ही नहीं, पशु भी संवेदनशील हैं और सम्मान के अधिकारी हैं। दो बैलों की कथा मानवीय संबंधों, कर्तव्य परायणता और स्वतंत्रता की अभिलाषा का एक ऐसा संदेश देती है जो समाज के हर वर्ग को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कहानी प्रेमचंद की लेखनी की सरलता और गहराई का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब बात करते हैं आपके द्रुत पाठ के कवियों की। सबसे पहले बात करते हैं यशपाल की। यशपाल का जन्म 1903 में फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। इनका निधन 1976 में हो गया। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो इनके प्रमुख उपन्यास दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, 12 घंटे, बेतूफानी दिन
और इनकी प्रमुख कहानियां दूसरी नाक, दुख का अधिकार और पर्दा, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। दूसरे हमारे जो उपन्यासकार हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 1903 ही में, मतलब एक ही साल, यशपाल और भगवती चरण इन दोनों का एक ही वर्ष 1903 में हुआ था। इनका जन्म सभीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन हुआ 1981 में। इनकी प्रमुख कृतियां, इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? भूले बिसरे चित्र, पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, थके पांव, रेखा, अपने खिलौने। और इनकी प्रमुख कहानियां प्रायश्चित, 2 बांके, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। बात करते हैं हमारे तीसरे उपन्यासकार की, जो कि है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 अलीगढ़ में हुआ था। इनका निधन 1988 में हुआ। इनके बचपन का नाम था आनंदी लाल। ठीक है, तो ये भी आ जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था? आनंदी लाल। अब इससे ये नहीं लगा लेना कि इनकी माता का नाम आनंदी था तो ये उनके लाल थे आनंदी लाल, नहीं, इनकी माता का नाम था रमा। ठीक है, और इसीलिए मतलब ये नहीं है कि इनकी माता रमालाल नहीं है इनका नाम था आनंदी लाल। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां थी। उपन्यास में बात करें तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, ये इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। प्रमुख कहानी संग्रह की यदि बात करें तो फांसी और जैनेन्द्र की कहानियां। जैनेन्द्र की कहानियां हैं ये 7 खंडों में है। ठीक है, मतलब इसमें कुल मिला के 7 खंड हैं। बात करते हैं हमारे अंतिम उपन्यासकार की, जो कि है अमृतलाल नागर। इनका जन्म 1916 आगरा में हुआ था और निधन 1990 में हुआ। उपन्यास इनकी यदि बात की जाए तो महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नायक और करवट। यदि बात की जाए इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रहों की तो वाटिका, अवशेष, तुलाराम शास्त्री, एटम बम, ये अमृतलाल नागर के कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी द्रुतपाठ के 4 कवि समाप्त होते हैं, मतलब उनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वो एक प्रकार से पूरा होता है। प्रेमचंद जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली की विवेचना कीजिए। प्रेमचंद जी आधुनिक युग के प्रमुख कलाकार हैं। हिंदी जगत में आपके आविर्भाव से हिंदी के कथा साहित्य ने नवीन और मनोवैज्ञानिक दिशा की ओर मोड़ लिया है। जहाँ दोस्तों जो हिंदी का कहानी साहित्य है उसने, जो कि प्रेमचंद जी हैं, इनकी मदद से नवीन यानी कि नया, मनोवैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक दिशा की ओर मोड़ लिया है। प्रेमचंद आधुनिक कला साहित्य के तो जनक हैं ही, निबंध के क्षेत्र में भी आपने प्रगतिशील एवं मौलिक विचार प्रकट किए हैं। प्रेमचंद का साहित्य जनता का साहित्य है, ये बात याद रखना। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद जी हैं, उनका साहित्य जनता का साहित्य कहा जाता है। जन सामान्य के सुख दुख, आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, जो भी है वो सभी कुछ प्रेमचंद के साहित्य में मूर्तिमान है, एक प्रकार से विद्यमान है। झोपड़ियों से लेकर महलों तक, रंक से लेकर राजा तक, भिखारी से लेकर महंतों तक, घर की कुलवधुओं से लेकर बार बनिताओं तक, रोटियों के लिए ललकते हुए मानव प्राणियों से लेकर मखमली सेज पर सोने वाले रईसों तक, उनके साहित्य की गति अबाध गति से, मतलब उनकी साहित्य की गति में अबाध गति से बही है। समाज का कोई अंग, जनता का कोई वर्ग उनकी कलम से अछूता नहीं रहा और इसलिए उनके जो बेटे हैं उनने लिखा है कलम का सिपाही। जी हाँ दोस्तों, जो कि अमृत राय हैं, उन्होंने प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा है। प्रेमचंद का साहित्य उनके युग का साहित्य है। उन्होंने अपने युग की सभी महत्वपूर्ण यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समस्याओं का अपने साहित्य में चित्रण किया है। रंगभूमि में उन्होंने नए उद्योग धंधों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। उनका जो कर्मभूमि उपन्यास है उससे अछूत आंदोलन एवं लगानबंदी समस्याओं को लेकर आया था। प्रेमाश्रय किसान जमींदार संघर्ष की कहानी है। वहीं दोस्तों गोदान उपन्यास है, उसमें किसान महाजन के संघर्ष को बाड़ी दी है। अपने जीवन और साहित्य दोनों में प्रेमचंद पूर्ण रूप से जनवादी थे, यानी कि जनता की बात करते थे। वे अपनी जनता को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। वे पूर्णतः मानववादी हैं। उन्होंने सभी समस्याएं कौन कौन सी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सभी समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। हर समस्या को उन्होंने अपने साहित्य में छुआ है और जनता की आवाज को बुलंद किया है।
एक प्रकार से जनता की आवाज बुलंद की है। प्रेमचंद हमेशा मानव जीवन के सुधार और आदर्श की भावना को साथ लेकर चलते थे, यानी कि अपने साहित्य में हमेशा के लिए हमेशा मानव जीवन के सुधार के लिए और एक आदर्श भावना के साथ इन दोनों को ही साथ लेकर चलते हैं। उनके विचारों से स्पष्ट है कि देश की सच्ची उन्नति सामाजिक जीवन के असंतुलन, वर्गभेद और वैषम्य को दूर किए बिना नहीं होगी। यानी कि दोस्तों उनके विचार हैं कि देश की यदि उन्नति करनी है तो समाज में जो असंतुलन है जो उसको पहली बात तो समाज के असंतुलन को संतुलित करना होगा, वर्गभेद को मिटाना होगा और जो विषमताएं हैं उन सभी को दूर करना होगा। इन सभी को दूर किए बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती है। अब तक देश के किसानों, मजदूरों और अन्य श्रमिक वर्ग का शोषण होता रहेगा। यानी कि जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये क्या होगा, हमारे देश के किसानों, मजदूरों और अन्य श्रमिक वर्ग का शोषण होता रहेगा। देश के सभी वर्ग के व्यक्तियों को उन्नति और विकास के समान अधिकार प्राप्त ना होंगे। देश की बागडोर जब तक झूठे देश सेवकों के हाथ में रहेगी, जो समय आने पर जनता को धोखा देते हैं, जो व्यक्तिगत हित साधन में लगे रहते हैं, जो जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं। यदि ऐसे लोग हम पर राजनीति करेंगे, हम पर एक प्रकार से हमारी कमांड में रहेंगे, तो दोस्तों देश की उन्नति तो ठीक है, हमारी देश की एक प्रकार से गिरी अवस्था हो जाएगी और तब तक समाज और देश सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता है। ये प्रेमचंद जी के मन भावना, एक प्रकार से उनकी पूरे जीवन के समग्र विचार यहाँ पर वो प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने कथा साहित्य में शोषण, पाखंड, अन्याय, ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना और छुआछूत का हमेशा विरोध किया। तो प्रेमचंद जी के साहित्य में आपको शोषण, पाखंड, अन्याय, ऊंच नीच और छोटे बड़े की जो भावना है ना, इसका विरोध हमेशा आपको देखने को मिलेगा। वह हमेशा मानव जीवन की सुधार भावना को साथ लेकर चले हैं। आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी रूप में प्रेमचंद का साहित्य एक और जहां समाज का घिनौना रूप हमारे सामने रखता है, वहीं उनको संवारने और निखारने की प्रेरणा भी देता है। और उनका यथार्थवाद का अर्थ है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है और जो कुछ कहा है वह सत्य और ईमानदारी के साथ कहा है। उन्होंने सत्य को मानववाद के सौंदर्य से अभिभूत किया है। यह उनका आदर्शवाद है। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य को लोक मंगल की व्यापक भावना से मंडित किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रेमचंद जी की भाषा और शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता है भाषा का अधिकार। प्रेमचंद का अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनके कथा साहित्य में इतनी व्यापक और गहन भाव भूमि को समेटा गया है कि प्रेमचंद उपन्यास सम्राट होने के साथ साथ भाव और अनुभूतियों की भाषा के भी सम्राट थे। उनकी भाषा का जो क्षेत्र है इतना व्यापक और विशाल था कि उसमें साहित्य का विद्वान, उर्दू का मौलवी और गांव के गरीब किसान, मजदूर, नगर के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग, जज, वकील, डॉक्टर सभी अपनी अपनी रुचि की भाषा को पा लेते थे। प्रारंभ में प्रेमचंद की भाषा में उर्दू के प्रभाव के कारण व्याकरण के कुछ दोष पाए जाते थे, परंतु धीरे धीरे उनकी भाषा परिमार्जित होती चली गई और बाद में तो उनकी भाषा एकदम साहित्यिक लेवल की भाषा बन गई। पॉइंट नंबर 2, भाषा में सरलता और सजीवता। प्रेमचंद की भाषा जन समाज द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा है, अतः उसमें आडंबर और अकृत्रिमता नहीं पाई जाती है। इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सरलता और सजीवता का गुण विद्यमान है। आवश्यकता अनुसार उनकी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्द भी पाए जाते हैं, पर वे अन्य भाषा के शब्दों को थोपते नहीं हैं, बल्कि उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया गया है। उन्हें भाषा में शब्दों को गढ़ने का कौशलपूर्ण प्रयास नहीं करना पड़ता। उनकी भाषा वर्ण जो वन्य निर्जर है उसके बेग की तरह स्वतः ही फूट पड़ती है। अब बात करते हैं नंबर 3, पात्र और देश काल के अनुकूल भाषा। प्रेमचंद की भाषा पात्रों के अनुकूल लिखी गई है। मुसलमान पात्र उर्दू मिश्रित भाषा बोलते हैं। ग्रामीण किसान, मजदूर पात्र जो रहते हैं वो ठेठ देहाती भाषा में बात करते हैं। भाषा में देश काल की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। हास्य विनोद की दृष्टि से भाषा में चुलबुलापन भी होता है। अतः भाषा पात्रानुकूल होने के साथ साथ भावानुकूल भी है। प्रेमचंद की रचनाओं में कुछ ऐसे स्थल भी हैं, कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिनमें संस्कृत शब्दों की भी प्रधानता है। ऐसी शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग उन्हीं स्थलों पर किया गया है जहां कवियों की तरह लेखक ने अपने भाव प्रकट किए हैं।
कवित्वपूर्ण शैली का उदाहरण। श्यामल क्षितिज के गर्भ से निकलने वाली बाल ज्योति की भांति अमरकांत को अपने अंतःकरण की सारी शुद्धता, सारी कलुषता के भीतर एक 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 प्रकाश निकलता हुआ जान पड़ता है, यानी कि जान पड़ा, जिसने उनके जीवन को रजत शोभा प्रदान कर दी। दीपकों के प्रकाश में, संगीत के स्वर में, गगन की तारिकाओं में उसी शिशु की छवि थी, उसी का माधुर्य था और उसी का नृत्य था। तो ये जो पंक्तियां हैं ये कर्मभूमि से ली गई हैं। और कर्मभूमि के जो पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 94। उनकी भाषा का तीसरा रूप वह है जिसमें उक्त दोनों शैलियों का समन्वय है। यही उनकी भाषा शैली का वास्तविक रूप है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, भाषा प्रवाह है। उनकी भाषा की तीसरी विशेषता है उसकी जिंदादिली और प्रवाह है। ना तो वह कहीं नीरस है, यानी कि उसमें ना तो कहीं ऐसा लगता है एक उसमें रस ही नहीं है, और ना उखड़ी हुई है। मुहावरों और सूक्तियों के बाहुल्य ने भाषा को महिमामयी और गौरवशालिनी बनाया है और उसमें अपूर्व माधुर्य और लोच भर दिया है। अब बात करते हैं अंतिम पॉइंट यानी कि शैली के बारे में। प्रेमचंद ने प्रमुख रूप से वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, संकेतात्मक, व्यंग्यात्मक, नाटकीय शैलियों का जो नाटकीय शैली है इन सभी शैलियों का प्रयोग किया है। जहां विषय का सीधा साधा प्रतिपादन करना होता है भाव और विषय की दृष्टि से, जहां अभिव्यंजना का विशेष महत्व नहीं होता, वहां प्रेमचंद वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। इस शैली में भाषा पूरी तरह व्यावहारिक होती है। इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है। वाक्य छोटे छोटे होते हैं और भाषा में कोई भी साहित्यिकता, माधुर्य और प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जहां भावपूर्ण परिस्थितियों का चित्रण करना है वहां प्रेमचंद की जो भाषा है भावात्मक शैली का रूप ग्रहण कर लेती है। चित्रात्मक शैली में बहुत थोड़े शब्दों के द्वारा ऐसा चित्र उपस्थित किया जाता है कि चित्रों के समान आंखों के सामने चित्र दौड़ने लगते हैं। रंगभूमि के सूरदास की झोपड़ी के दृश्य है उसका चित्रण इसी शैली में प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद की नाटकीय शैली बड़ी तीव्र और मुखर है। जहां भावों में उत्तेजना और वातावरण में गंभीरता होती है, वहां भावों की जो तीव्रता है उसको बनाए रखने के लिए प्रेमचंद जी ने नाटकीय शैली का सहारा लिया है। प्रेमचंद जी हैं, उनकी जो व्यंग्य प्रधान शैली है वह भी बहुत ही चुटीली और मार्मिक है, यानी कि मर्म को छू लेने वाली है। इस व्यंग्य शैली में मधुर हास्य रस की वर्षा होती है और कहीं भी कटुता का नाम तक नहीं होता है। मतलब इस शैली में क्या रहता है, हास्य रस की वर्षा होती रहती है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। बात कर लेते हैं आपके एग्जाम में आ सकने वाले कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। प्रेमचंद का सन 1922 में प्रकाशित उपन्यास प्रेमाश्रय था। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास था सेवा सदन। कर्मभूमि उपन्यास की नायिका हैं ये सुखदा हैं। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? 1916 में। सुखदा के पति का नाम अमरकांत था। सुखदा के ससुर का नाम समरकांत था। होरी के पुत्र का नाम गोबर था। ठीक है, आगे हम आपको बता रहे हैं। इनके पुत्र का नाम गोबर था और उनकी दो बेटियां थी, रूपा और सोना। गोदान का जो प्रकाशन हुआ 1936 में हुआ। गोदान के नायक और नायिका का नाम, नायक है होरी, नायिका है उसकी पत्नी धनिया। गबन की नायक और नायिका, गगन की जो गबन उपन्यास है उसकी नायिका थी जालपा और नायक थे रमानाथ। ठीक है, तो गबन एक प्रकार से गबन का अर्थ होता है चोरी करना। ठीक है, किसी वस्तु को चुरा लेना। सेवा सदन की में जो नायिका है वह क्या बन जाती है? तो ये जो सेवा सदन है उसमें जो नायिका है वो वेश्या बन जाती है। गबन कब प्रकाशित हुआ? 1931 में। निर्मला कब प्रकाशन हुआ, कब हुआ? 1923 में। राय साहब किस वर्ग से किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? उच्च वर्ग का। और यदि बात की जाए होरी किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? किसान वर्ग का। रंगभूमि की आधिकारिक कथा कहाँ की है? काशी की है। ताहिर अली कौन है? जनसेवक के कारिंदे हैं। पदम सिंह कौन है? नगरपालिका के मेंबर हैं। भोलीबाई कौन है? मुजरा करने वाली वेश्या है। गजानंद ने किस कार्य का संकल्प लिया है? निर्धन कन्याओं के उद्धार का। प्रेमचंद प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे? पहले तो ये उर्दू में लिखते थे, इसलिए इन्हें नवाब राय भी कहा गया। लखनपुर का वर्णन किस उपन्यास में है? प्रेमाश्रय में। ज्ञान शंकर किस प्रकार का व्यक्ति था? धन लोलुप और चरित्रहीन व्यक्ति था। निर्मला की किसकी पुत्री थी? बाबू उदय भानुलाल की।
निर्मला के पति का क्या नाम था? मुंशी तोताराम, जो कि एडवोकेट थे यानी कि वकील थे। कफन में माधव की पत्नी कौन थी? बुधिया थी। ठीक है, और बुधिया बाद में प्रसव पीड़ा में तड़प जाती है। साली ये कफन के लिए 5-6 रुपये लेते हैं और मतलब उससे दारू पीते हैं, लेकिन उसके लिए कफन नहीं खरीदते। पता है क्या कहते हैं कि कफन से क्या होगा, ये तो मिट्टी में मिल जाना है। इस प्रकार के थे ये दो बाप और बेटे, माधव था और उसका जो बाप था। कफन के माधव के पिता का नाम धीसू, यानी कि ये धीसू और माधव ये सारे बड़े बदतमीज थे कफन में। बूढ़ी खाला किस कहानी की पात्र है? पंच परमेश्वर की। जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, यही पंच परमेश्वर की कहानी है। पंच परमेश्वर में दोनों मित्रों का नाम बताइए। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, पहले ही बता दिया। बूढ़ी काकी का सहायक कौन था? नन्ही बच्ची लाडली। अब जो बूढ़ी काकी है उसमें क्या है, उसके जो बच्चा रहता है, बच्चा वो क्या करता है, बूढ़ी काकी को एक प्रकार से उसकी जायदाद ले लेता है, लेकिन उसे खाना पीना नहीं देता। इस प्रकार से बूढ़ी काकी की दयनीय हालत होती है। बूढ़ी काकी की क्या इच्छा रहती है? अच्छा स्वादिष्ट खाना मिल जाए उसको। रमजान के कितने दिन बाद ईद आती है? तो रमजान के 30 दिन बाद ईद आती है। हामिद ने ईदगाह मेले से क्या खरीदा? तो हामिद ने क्या खरीदा? चिमटा। हामिद की दादी का क्या नाम था? अमीना। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? 3 पैसे में। हल्कू के साथ खेत की रखवाली कौन करता था? झबरा कुत्ता। यहाँ पे झबरा है, जबरा कुत्ता भी उसको कह सकते हैं, जबरा कुत्ता या झबरा कुत्ता। ठीक है, ये हल्कू के साथ खेत की रखवाली करता था। पूस की रात का ये मतलब पात्र है हल्कू। उसके बाद कंबल नहीं रहता। कंबल लाने के लिए हल्कू के पास कितने रुपए थे? 3 रुपए थे। हल्कू कंबल क्यों नहीं खरीद पाया? उसने अपने 3 रुपए सहना सासू को देने पड़े। जो 3 रुपए थे वो एक साहू है, सहना साहू, उसको देने पड़े। बात करते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है वो सेवा सदन था। प्रेमाश्रय कब प्रकाशित हुआ? 1922 में। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? 1916 में। गोदान के रचयिता कौन थे? प्रेमचंद जी। कर्मभूमि का रचना काल 1930-32। तो यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बाकी और भी है। बाकी यहीं पर अपन क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं एंड। मतलब यार यदि आपको जो भी करना है, लाइक करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, क्योंकि यार तुम्हारे लाइक से मेरा पेट थोड़ी भर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो करना है मजे करो। मतलब मेरी ये बात यदि बुरी लग गई हो तो ये सुनो भाई, लाइफ में आए हो ना, मजे करो। लाइक करने से कुछ नहीं होता, कमेंट करने से कुछ नहीं होता। अपनी वीआईपी लाइफ में आए हो तो मजे करो, गो विद द फ्लो। ठीक है, मतलब जो भी चल रहा है चलने दो। मेरी जो बकवास है वो होती है समाप्त। वीडियो को करते हैं एंड। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ये मेरी लालसा है। ठीक है, तो टेक केयर, गुड बाय, जय श्री राम, जय हिंद।